ये आइडिया क्या कभी फ्लोट हुआ है, आप बेहतर बताएंगे, कि नॉन नेटो देश, खासकर ऐसे जो ब्रिक्स में भी हैं, खासकर ऐसे जिनके साथ रूस का अच्छे संबंध हैं, और खासकर ऐसे जो रूस के पड़ोसी हैं, वो मिलजुल कर क्यों नहीं अब एक समय जब आ गया है इस दादागिरी का जवाब देते हैं? ठीक है कि रूस के दोस्त तुर्की भी हैं, हम भी हैं, अजरबैजान भी है, चीन भी, और हम में से किसी की किसी से बनते नहीं है। लेकिन यूरोप भी तो अपने तमाम मतभेदों के साथ मिलजुल कर रह ही रहा है। अमेरिका की खूब तनातनी चलती है, वहाँ पे सरकारें बदलती हैं तो नेता एक दूसरे की, मतलब अभी हम देख रहे हैं फ्रांस के नेता की ट्रंप से बनती थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो साथ हैं। तो क्या कभी आइडिया हाल फिलहाल के दिनों में, खासकर जब युद्ध फिर से बढ़ गए 3 साल में, यह आया है कि अब केवल रुपये पैसे के गठजोड़ से आगे बढ़ने का समय आ गया है वेस्टर्न दादागिरी के खिलाफ? हाँ, देखिए, रूस हमेशा से वेस्टर्न अलाइनमेंट ज्वाइन करना चाहता था 90 के दशक के बाद से। रूस को हमेशा वेस्ट ने पीछे रखा कि हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, खुद रूस वेस्ट के साथ जाना चाहता था? वो कई 90 के दशक में ये मानते थे येल्सिन कि रूस भी नेटो का सदस्य बनेगा, और उनके लिए उन्होंने कुछ गुडीज भी ऑफर किए, पार्टनरशिप फॉर पीस और ये टाइप की संगठन बनाई कि आगे चल के हम भी आपको सदस्य। तो वो उस मुगालते में पूरा 90 का दशक बीत गया। जब पुतिन आए, वो समझ गया कि किसी भी तरह से हमसे हाई टेबल पर नहीं बैठाने वाले हैं। G7 को उन्होंने G8 बना दिया था, और वहां तक ठीक था। इकोनॉमी में वो कोऑर्डिनेट करना चाहते थे, लेकिन मिलिटरली एंगेज नहीं करना चाहते थे। और पुतिन ये बखूबी समझ गया, चूंकि उनका उस समय ऐसा पीरियड भी चल रहा था कि 90 के दशक में कुछ नहीं कर सकते थे। जब पुतिन आए, तेल के दाम बढ़े, तो रूसी 96-97? नहीं, पुतिन आए 99 में प्राइम मिनिस्टर बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 2000 में वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट बन गए, और तब से पुतिन काल ही चल रहा है आज 25 साल 26 साल से। तो उन्होंने इकोनॉमी सुधारी। इकोनॉमी सुधारने का कारण ये भी था कि जो तेल के दाम थे वो बहुत बढ़ गए, तो अचानक जो उनका राजस्व या घाटा था, जो फिस्कल डेफिसिट था, वो बढ़ गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लेवल पे क्यों ना हम कोऑर्डिनेट करके इनसे दोस्ती कर लिए, रूस ऐसा कभी नहीं चाहता था, क्योंकि जानता है कि वो रूस को वीक करना चाहते हैं। अगर वो रूस को वीक करते हैं तो उनके जितने भी ट्रेडिंग है, और खासकर गैस और तेल जो उनका जो व्यापार करते हैं, वो उनके फायदे में नहीं रहेगा, और वो सिर्फ उसको यूज करेंगे जिस तरह उन्होंने गल्फ कंट्रीज को यूज किया है। तो रूस कभी भी वो नहीं चाहता था। और रूस का अगर इतिहास भी देखें तो 100 साल से तो वो सुपर पावर रहा लगभग। अगर आप देखें उसका उनका इतिहास 1917 के बाद से लेकर कम से कम 1990 तक, वो 91 तक वो सुपर पावर थे। लेकिन 90 के बाद जो दुर्दशा हुई थी, खासकर डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसके बाद हर रूसी ये जानता था कि हम सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर बनने का स्टेटस रखते हैं, और पुतिन ने उसको दिखाया कि हम सुपर पावर हैं। तो इकोनॉमी के तर्ज पे वो उनसे दोस्ती कर सकते थे, लेकिन चाहते थे कि वो जो मिलिट्री हाई टेबल है, हाई चेयर है, उस पर भी वो बैठाया जाए। अमेरिका उनको कभी ये तैयार नहीं था। इसलिए जैसे ही अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, उन्होंने रूस को अपना टारगेट किया कि रूस को टारगेट करके यहाँ पे युद्ध करते हैं तो अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा, नेटो का औचित्य बना रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि रूस एक ऐसी लामबंदी या मोर्चाबंदी क्यों नहीं करता इस पश्चिमी दादागिरी के खिलाफ? अब तो हो गया जो ना, तब तो क्लैरिटी है ना उन्हें कि अमेरिका अपने साथ बैठाने वाला नहीं है। नहीं, लामबंदी कर रहा है ना, जैसे भारत, चीन, इनके साथ आर्थिक है, आर्थिक तौर पे वो, भले ही हम नहीं जाएंगे सामरिक तौर पे, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्या ऑफर होता है कभी कुछ? नहीं, कभी ऑफर वैसा हुआ, मैंने कहा था 90 के दशक में हुआ था नेटो ने। अब वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये मानने 2014 में जब इन्होंने क्राइमिया को रीइंटीग्रेट किया रूस के साथ, उसके बाद से रूस को लगने लगा कि ये, और उसके पहले ही लगने लगा था कि ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, और G8 तो बना दिया, लेकिन किसी भी तरह से मिलिट्री पावर हमें समझते नहीं है। और क्राइमिया एक बहुत प्राइज पोजीशन था हिस्ट्री से, नेपोलियन के समय से, या यूं कहें उनके जितने सम्राट थे रोमन डायनेस्टी के, तब से क्राइमिया को उन्होंने वापस लिया। उसके बाद से इनकी मोर्चाबंदी शुरू हो गई कि अब जो है इनको किसी ना किसी तरह दुनिया को भी दिखा देना कि हम एक पावरफुल स्टेट है। और उसी के तहत पुतिन ने ऑब्जेक्टिव भी शुरू किया था जो आज तक चल रहा है। और वो जब तक अपने आप को मिलिटरली एस्टैब्लिश नहीं कर लेंगे एज अ
सुपर पावर अगर नहीं भी कहें तो एक एज ए यूरोपियन पावर तब तक वो चुप बैठने वाले नहीं है। हालांकि चीन के साथ चीन और रूस ने मिलकर तो कह ही दिया कि हमारा सहयोग किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो तो आर्थिक और सामरिक दोनों है ही। बस मैं यही सोचकर कई बार हैरान होता हूँ कि क्यों पुतिन या रूस ये कोशिश नहीं करते कि इस किसी भी हद तक सहयोग वाली बात में और देश क्यों नहीं जोड़ दिए जाते 10-5। हाँ, एक तो ज्योग्राफी भी उनके देखें, उनके देश के चारों तरफ देखें तो कौन कौन से देश हैं, सारे यूरोपीय देश हैं। फिनलैंड एक बचा हुआ था जो उसका सदस्य नहीं बता, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, जो नेटो का सदस्य वो भी सदस्य बन गया। बेलारूस के साथ उनकी दोस्ती है, ये बहुत अच्छी दोस्ती है। पोलैंड के साथ दोस्ती हो नहीं सकती, यूक्रेन के साथ तो चल ही रहा है। और आप नीचे आ जाएं, जॉर्जिया, साउथ कॉकेशस, उनके साथ भी कभी मधुर संबंध होते हैं, कभी लड़ते हैं। जैसे जॉर्जिया से उन्होंने 2008 में 5 दिन की लड़ाई की थी, बुरी तरह जॉर्जिया को हराया, लेकिन वो फिर अब साथ होने लगे हैं, हालांकि ओवर्टली नहीं, सामने तौर पर नहीं, लेकिन काफ़ी। आर्मीनिया उनका बहुत अच्छा दोस्त था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक नेटो टाइप संस्था थी उसका वो सदस्य भी है, लेकिन अब वो उनसे पीछे हटने लगा क्योंकि अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध में उनको सहयोग नहीं किया। और रूस अपने आप को इस समय अलग थलग इसलिए भी पा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपनी एनर्जी कहीं और डाइवर्सिफाई की जाए। वो यूक्रेन पे लगा है, बस यूक्रेन पे लगा रहा है। सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान भी CSTO का मेंबर था, कजाकिस्तान अभी भी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कजाकिस्तान को भी डर लगता है कहीं कल को यूक्रेन वाली स्थिति आ गई तो क्या हो गया, क्योंकि रूसी अभी भी 22% कजाकिस्तान की जनता रूसी है, रूसी मूल के लोग हैं, तो कहीं उन पर कोई अटैक हुआ तो कहीं यहाँ इंटरवेंशन ना हो जाए। और पुतिन कह भी चुके हैं कि एक कार्टोग्राफिक डिवीजन है, कजाकिस्तान जो है वो रूस का ही पार्ट है, या इन शब्दों में उन्होंने कहा है। सेंट्रल एशिया जिनसे उनकी भूमि नहीं लगती है, उसके इकोनॉमी को आउटसोर्स कर दिया है, चाइना को सिक्योरिटी का जिम्मा अपने पास रखा था, तो वहाँ भी ऊहापोह चलते रहती उन राज्यों में और पुतिन में भी। तो ये जितना ज़्यादा युद्ध खींचेगा, पुतिन के लिए समस्या ये होगी कि उनके जो मिलिट्री एलाइज हैं या सिक्योरिटी एलाइज हैं वो कम पड़ते जाएंगे। और चीन को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, चीन ने सैंक्शन तो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कभी भी मिलिट्री कमिटमेंट नहीं कर रहा है, उनको तोप नहीं दे रहा है, उनको गोला बारूद नहीं दे रहा है। तो चीन अपना मामला बड़ा स्पष्ट रखता है कि वो देख रहा है कि यूक्रेन में ये क्या करते हैं, कि कल को जरूरत पड़ी तो जब ताइवान पर हम करेंगे तब जो है जो फ्री वर्ल्ड है वो किस तरह रिएक्ट करेगा। तो वो भी बड़ा कैलकुलेटेड मूव कर रहा है यहाँ पर भी। और चीन तो दुनिया से व्यापार करता है, दुनिया से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है, ये भी सत्य है। आज तक चीन ने क्राइमिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया है रूस का पार्ट। ये देखिए कितनी बड़ी कूटनीतिक चालबाजी है कि क्राइमिया उनका पार्ट भी वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। और अपना उनको ये है कि सब कह दें वन चाइना, वन चाइना वन पॉलिसी चलता रहे वो।